हेलो माय डियर लिसनर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए कहानी के एक खूबसूरत सी सफ़र की शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छी लगी तो, कोई फोर्सेबल नहीं है, अच्छी लगी तो करिए। चलिए शुरू करते हैं। उसके कानों में विस्पर हुआ 35 साल पहले। समर के कानों में जैसे ही आवाज़ हुई वो घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किताबें कैसे बोल सकती हैं। उसके पूरे फेस पर पसीने की बूंदें थीं। तभी उस किताब से एक फिर आवाज़ आई, क्या हुआ, डर क्यों रहे हो? अगर तुम्हें इसे पढ़ना है तो तुम्हें मुझे आज़ाद करना होगा। 35 साल से मैं इस किताब में बंद हूँ। कौन हो तुम जिसने मुझे उठाया है, लेकिन मुझे पढ़ने के लिए तुम्हारी आंखों में डर क्यों है? समर इतना ज़्यादा डर गया कि वो अपने ही लाइब्रेरी में बेहोश हो गया। उसके बेहोश होते ही उस किताब ने फिर कहा, मैंने कोई गलत इंसान तो नहीं चुन लिया? जो मुझसे इतना डर रहा है वो मुझे कैसे आज़ाद करेगा? और अगर इसने मुझे आज़ाद किया तो आखिरी दम में इसे मेरे साथ रहना होगा। और इतना बड़ा डरपोक जब ये किताब को नहीं खोल सकता तो ये लड़ेगा कैसे? किताब से आती आवाज़ खामोश हो गई और मायूसी में डूब गई और एक बार फिर अपने आप बंद हो गई। फार्म हाउस रूम में बाथरूम का डोर जैसे ही ओपन हुआ, मेनोइल की नज़रें उस पर चली गई। मेनोइल ने जैसे ही दामिनी को देखा, उसकी आंखें बड़ी हो गई। दूसरे ही पल वो इतना तेज़ी से खिलखिला के हंस पड़ा कि उसकी खिलखिलाती हंसी को देख दामिनी उसे अपनी आंखें छोटी कर घूरने लगी। दामिनी आगे बढ़ी और मेनोइल को देखते हुए कहा, दांत क्यों दिखा रहे हो? सभी दांतों को तोड़ दूंगी, समझे तुम? मेनोइल ने ऊपर से नीचे देखते हुए कहा, तुम पागल हो क्या? तुम्हें कपड़े पहनने नहीं आते? मेनोइल की बातें सुन दामिनी अपने आप को देखने लगी। दामिनी ने जीन्स पहना था और मिनी स्कर्ट को अपने चेस्ट पर पहना हुआ था। वो इस वक्त किसी जोकर की तरह लग रही थी। मेनोइल ने उसके फॉरहेड पर चपत लगाते हुए कहा, ऐसे नहीं पहनते, और आगे बढ़ जैसे उसके चेस्ट के पास स्कर्ट को खोलने को हुआ, दामिनी ने उसके गालों पर चट से लगा दिया और कहा, हर वक्त बेशर्मी, आप इंसान है भी या नहीं? जब देखो तब नज़रें हमेशा गंदी ही रहती हैं। ये सुन मेनोइल का दिमाग खराब हो गया। मेनोइल ने गुस्से में कहा, तुम पागल हो? तुमने मुझे समझ क्या रखा है? एक तो मेरे गले पड़ गई हो, ऊपर से तुमने मुझे थप्पड़ मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेनोइल बहुत ही रूडली उससे बात कर रहा था। दामिनी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसके आंसू उसकी आंखों से नहीं गिरे। वो वापस बाथरूम में चली गई और डोर को लॉक कर दिया। उसके जाते ही मेनोइल के दिल के पास तेजी से दर्द हुआ और वो अपने घुटनों पर बैठ गया और अचानक से उसके मुंह से खून निकल बाहर फ्लोर पर गिर गया। मेनोइल की आंखें लाल हो गई। मेनोइल अपने आप को संभालते हुए उठा और वहां से गायब हो गया। पूरा ड्रैगन लोक में शोर मच रहा था। चारों तरफ जख्मी ड्रैगन गिरे थे। तभी एक लाल ड्रैगन तेज आवाज़ के साथ ड्रैगन लोक में एंटर हुआ और तुरंत इंसान में बदल गया। उसे देखते ही सभी ड्रैगन ने अपने सिर झुका लिए और उनकी आंखें बंद हो गई। वो ड्रैगन आदमी अपने सिंहासन पर बैठ गया और उसकी बॉडी पर लाल कपड़े थे जिस पर एक ऐसा ड्रैगन बना हुआ था, एक ऐसा ड्रैगन जो कभी मर नहीं सकता। वो ड्रैगन आदमी बैठा था और उसने अपने हाथों को अपने दिल के पास रखा था क्योंकि उसके दिल में दर्द हो रहा था। तभी एक आदमी वहां आया। उसने सर पर एक ताज था। उसके आते ही सभी अपने हाथ जोड़ लिया और कहा, राजगुरु। राजगुरु सीधे उस ड्रैगन आदमी के पास गए और कहा, आपको एक बलि देनी होगी। आप कहें तो मैं पृथ्वी से किसी को लेकर आऊं? ड्रैगन किंग मेनोइल। ये ड्रैगन आदमी कोई और नहीं मेनोइल था, जो उस पूरे ड्रैगन लोक का किंग था और सबसे शक्तिशाली ड्रैगन, जिसे कोई भी हरा नहीं सकता था। उसकी हालत को बिगड़ते देख राजगुरु ने कहा, चलिए आपको यहाँ से चलना चाहिए। मेनोइल ने कहा, राजगुरु मेरी तबीयत इतनी क्यों बिगड़ रही है? तभी राजगुरु ने कहा, क्योंकि आज चांदनी रात होगी और इस रात को आपको एक बलि देनी रहती है। ये सुन मेनोइल ने कहा, ठीक है, और अपनी जगह से उठते ही वहाँ से गायब हो गया। बर्फ का पहाड़, एक ऐसा पहाड़ जहाँ चारों तरफ बर्फ थी और बर्फ में 2 लंबे लंबे ताबूत लगे थे। तभी मेनोइल वहाँ आया और उस ताबूत में लेट गया और आंखें बंद करते ही उसके ऊपर बर्फ की चादर ढक गई और दूसरे ताबूत में गुलाब की पंखुड़ियाँ सज गई। रात के 10 बजे समर की जब आंखें खुली तो उसने अपने आप को उसी लाइब्रेरी में पाया। उसके कानों में अब भी वही किताबें की आवाज़ गूंज रही थी। समर ने अपने आप से कहा, ये क्या था? किताबें भी बोल सकती हैं? और जैसे उसकी नज़र उस किताब पर गई, उसकी आंखें और बड़ी हो गई क्योंकि किताब तो बंद थी।
किताब को बंद देख समर ने कहा, नहीं मैं नहीं पढ़ सकता। और जैसे ही लाइब्रेरी से जाने को हुआ उसने अभी कुछ भी कदम बढ़ाए थे, लेकिन उसके कदम आगे नहीं बढ़े, क्योंकि किताबों के बीच रहने वाला समर के अंदर अब उस कहानी को पढ़ने की तलब जाग चुकी थी। उसे वो कहानी पढ़नी थी। उसके दिल में उस किताब को लेकर बेचैनी थी कि आखिर उस कहानी में, उस किताब में क्या है। उसने लंबी सांस ली और जल्दी से टेबल के सामने लगी चेयर पर आकर बैठ गया और उस किताब को घूरने लगा और अपने थूक घोटते हुए जैसे उसने किताब का पहला पेज खोला और रुक गया, क्योंकि इस बार कोई आवाज़ नहीं आई। आवाज़ न आने की वजह से उसने गुस्से में किताब को बंद कर दिया और उसे घूरने लगा और बार बार उसके पेज को खोलने लगा और आवाज़ न आने की वजह से उसे गुस्से में बंद करने लगा। कई बार ऐसा करने की वजह से उस किताब से अचानक आवाज़ आई, पागल इंसान। आवाज़ आते ही समर चेयर के साथ पीछे गिर गया। उसको इस तरह गिरते हुए उस किताब से हंसी की आवाज़ गूंज गई। किताबों से हंसी की आवाज़ सुन समर को शर्मिंदगी महसूस होने लगी। समर चेयर के साथ उठा और बुक के सामने बैठते हुए कहा, यूँ हंसना बंद करो। एक किताब होकर अब तुम बोलोगी तो मैं डरूंगा ही ना। किताब से आ रही आवाज़ खामोश हो गई। कुछ देर बाद एक आवाज़ आई, मैं किताब नहीं हूँ। इस किताब में जो कहानी वो सिर्फ कहानी नहीं, वो एक सच है। इस सच है मैंने अपनी आंखों के सामने अपने प्यार को मरते देखा है, इसलिए मैंने अपने आप को दुनिया के अंदर कैद करना चाहा और अपने आप को एक वचन दिया कि मैं बाहर तभी आऊँगी जब मुझे कोई ऐसा पढ़ना चाहे जो कहानियों को कहानी नहीं मानता हो। और तुम वही इंसान हो जो कहानी को कहानी नहीं मानते, उसे बहुत ही दिल से पढ़ते हो। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए ये कहानी पढ़ सकती हूँ। जिस दिन ये कहानी पूरी होगी उस दिन किताब में मेरा आखिरी दिन होगा और ये कहानी तुम खुद नहीं पढ़ सकते, इसे सिर्फ मैं तुम्हें सुना सकती हूँ। समर उस आवाज़ में खो गया था। समर का जवाब ना मिलने पर उस किताब ने फिर आवाज़ आई, क्या हुआ, तुम्हें नहीं सुनना? और नहीं सुनना तो इसे बंद करो और मुझे सोने दो। कुछ देर खामोश रहने के बाद एक बार फिर आवाज़ आई, और हाँ, इसे वहीं ले जाकर छोड़ दो जहाँ से तुमने इसे उठाया था। समर ने स्माइल करते हुए कहा, पहले तुम मुझे माफ़ कर दो। मुझे लगा कि तुम कोई चुड़ैल हो, क्योंकि इस बुक पर यही लिखा है, मिनोइल और दामिनी की रहस्यमयी प्रेम कहानी। रहस्यमयी कुछ भी हो सकता है, एक चुड़ैल भी। तभी उस किताब से एक गुस्से वाली आवाज़ गूंजी, मैं कोई चुड़ैल नहीं, मैं एक मछली हूँ, एक ऐसी मछली जो कभी मर नहीं सकती थी। और जब मैंने अपने प्यार को अपने सामने मरते देखा तो मैंने फैसला किया कि मैं अपने आप को उसी प्रेम कहानी में कैद कर दूंगी जो मुकम्मल नहीं हुई। समर ने गहरी सांस ली और कहा, मैं सुनने को तैयार हूँ। उस किताब से आवाज़ आई, ठीक है, मैं तुम्हें प्रेम कहानी सुनाऊंगी जो अधूरी है। जिस दिन ये कहानी पूरी होगी हम भी अपने प्रेम से मिलेंगे। समर ने कहा, ठीक है, मैं ये सुनने के तैयार हूँ। तभी समर ने कहा, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? उस किताब से आवाज़ आई, तुम इस काबिल नहीं हो अभी कि मैं तुम्हें अपना नाम बताऊं। मेरे एक सवाल का जवाब दो, तुमने ये किताब उस झील से क्यों उठाई और तुम इसे पढ़ने के लिए इतने बेचैन क्यों हो? समर ने कहा, मैं झील के पास भाई के पीछे गया था जहाँ भाई को वो लड़की मिली थी। जब भाई वहाँ से वापस चले आए तो मुझे झील के किनारे पेड़ों के पास ही किताब गिरी हुई दिखी जो बहुत ही तेज़ी से चमक रही थी। जब मैंने इस किताब पर मिनोइल और दामिनी की रहस्यमय प्रेम कहानी को लिखा हुआ देखा तो मुझे अंदर से एक अजीब सा एहसास हुआ, इसलिए मैं इसे अपने साथ लेकर आया। लोगों को लगता है कि ये किताब डैड लेकर आए हैं, लेकिन ये सच नहीं है, इसलिए मैं इसे पढ़ने के लिए बेचैन हूँ। उस किताब से आवाज़ आई, मैं ये कहानी तुम्हें हर रात को सुनाऊंगी। इस कहानी को सिर्फ रात में सुना सकती हूँ। समर ने कहा, ठीक है, मैं सुनने को तैयार हूँ, और टेबल पर अपने सिर रख कर कहा, तो सुनाओ। उस किताब से आवाज़ आई, आज नहीं, तुमने आज मुझे सोने नहीं दिया, मैं सोना चाहती हूँ। ये कह किताब अपने आप बंद हो गई। समर ने चिढ़ते हुए कहा, मेरी नींद उड़ाकर तुम सो कैसे सकती हो? लेकिन किताब से कोई जवाब नहीं आया। समर ने लंबी सांस ली और किताब को उठाया और अपनी लाइब्रेरी से जैसे ही बाहर निकला वो अपनी मॉम पत्रलेखा जी से टकरा गया। पत्रलेखा जी ने घूरते हुए कहा, क्या हुआ सैमी, आप किससे बातें कर रहे थे और आप सुबह से लाइब्रेरी में क्या कर रहे हैं? और उसके हाथों में ली हुई किताब को देख पत्रलेखा जी ने अपने हाथ आगे बढ़ाया और जैसे ही उस किताब को लेना चाहा समर ने उस किताब को अपने पीछे करते हुए कहा, मॉम प्लीज़, मैं पढ़ रहा था और मेरी फेवरेट स्टोरी, इसलिए प्लीज़ मुझे कुछ पल के लिए अकेला रहने दीजिए। तभी पत्रलेखा जी ने कहा, समर, आपको डिनर नहीं करना क्या? डाइनिंग टेबल पर सब आपका वेट कर रहे हैं। तभी समर ने पत्रलेखा जी को बात बीच में काटते हुए कहा, नहीं मॉम, मुझे भूख नहीं है, और अपने रूम की तरफ बढ़ गया। आज समर का स्ट्रेंज बिहेवियर देख पत्रलेखा जी ने कहा,
आज इसे क्या हो गया? और मेनोइल भी आज 2 दिन से हवेली नहीं आए। ये दोनों लड़के ही अजीब हो गए हैं। और ऊपर से शहजादे भी कल से लापता हैं। क्या करूं मैं इनका? पतलेखा जी भी डाइनिंग एरिया में बढ़ गई। बर्फ पहाड़ बहुत ही खूबसूरत था। उसकी खूबसूरती किसी को भी मोहित कर सकती थी। उसकी चमक ऐसी थी कि जैसे किसी को हीरे की चमक। 6 घंटे से मेनोइल उस बर्फ में लेटा हुआ था। तभी वहां राजगुरु आए और अपने साथ एक लड़की को लेकर आए। वो लड़की छटपटा रही थी। उसके मुंह पर लाल कपड़ा लगा हुआ था, हाथ बंधे हुए थे बर्फ के अंदर। मेनोइल के कानों में आवाज आ रही थी, मेनोइल, मेनोइल। मेनोइल उस आवाज से अपनी आंखें खोल दी और अपने आप से कहा, ये क्या है? इस बर्फ के अंदर हमें आवाज क्यों सुनाई दे रही है?